I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law Wala channel where today we are going to deal with the फिफ्थ सेशन ऑफ सीआरपीसी। और इस फिफ्थ सेशन में हम देखेंगे कि एक्चुअली हमारे सीआरपीसी में क्रिमिनल कोड्स की हायरार्की क्या दे रखी है। ये हम जब भी इंटर्नशिप्स में जाते हैं या अपने सीनियर लॉयर्स के साथ जाते हैं तो हमने हमेशा देखा है कोई कोर्ट ऑफ सेशन है, कोई एडिशनल सेशन जज है, कोई असिस्टेंट सेशन जज है, कभी आप एसडीएम के ऑफिस में जा रहे हो, कभी आप एडीएम के ऑफिस में जा रहे हो, कभी आप डीएम के ऑफिस में जा रहे हो। तो काफी कंफ्यूजन होता है ये समझने में कि एग्जैक्टली इनकी हायरार्की क्या है। कभी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में चले गए हम, तो डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप्स के दौरान डेफिनेटली ये डिफिकल्टी महसूस हुई होगी कि कौन सा कोर्ट एग्जैक्टली है या क्यों वो कोर्ट है या इसका सुपीरियर कौन है, इसकी जूनियर कौन है। तो ये कोर्ट में कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको हम हमारा जो हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है या फिर कैटेगरीज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स का जो चैप्टर है जब सीआरपीसी में पढ़ेंगे तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नाउ दिस सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम योर ग्रेजुएशन पर्सपेक्टिव प्लस योर जुडिशरी पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या कोर्ट्स की हायरार्की रहती है या क्या उनके पावर्स रहते हैं। तो इस सेगमेंट को बहुत अच्छे से समझना। ये सेशन बड़ा ना हो इसलिए इसको दो सेशन में डिवाइड किया गया, जहां पर आज हम क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की पढ़ेंगे। दैट व्हाट इज द हायरार्की, हु इज सबऑर्डिनेट, हु इज इंफीरियर, हु हैज हाउ मच पावर्स और सेंटेंस देने की पावर, उनका स्टैब्लिशमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट, ये हम कल के सेशन में पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की क्या है और साथ ही साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन पढ़ लेंगे। आई कुड हैव कवर्ड प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन in the next segment, but I feel that the next segment could have been or would be or will be little bit lengthy, तो उसको lengthy ना करने की वजह से I decided to cover public prosecutors and directorate of prosecution in this segment. So without wasting any time, let's see what are the daily targets that we have for today's session. So first we are going to study the classes of the criminal courts. हमारे पास अक्सर एक PYQs में क्वेश्चन देखा गया है that how many criminal courts are there under your CRPC. So after studying section number 6 आपको पता चलेगा कि exactly कितने criminal courts है. Do we have 4 or 5? या फिर even High Court is considered to be a criminal court, or does Supreme Court has an original jurisdiction to try any criminal offense or criminal case? Okay. Section number 7 में हम पढ़ेंगे territorial division. यू सी स्टूडेंट्स, कभी भी कोई एक स्टेट होता है तो एक स्टेट के लिए एक पुलिस स्टेशन नहीं है ना, तो वैसे ही एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक कोर्ट नहीं हो सकता है। द वे अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस एंड देन अ पुलिस स्टेशन इज मेड फॉर एवरी सच ज्यूरिसडिक्शन, वैसे के वैसे हर एक स्टेट को अलग अलग टेरिटोरियल डिवीजन और सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है ताकि कंसर्न कोर्ट एक पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एरिया के सारे क्रिमिनल मैटर्स को देख सके और किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट के ऊपर बर्डन ना हो। कई बार हम देखते हैं कि एक छोटा सा एरिया लेकिन उसमें इतनी पॉपुलेशन हो गई कि नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया टू हैंडल दोस केसेस, तो उसी एरिया के लिए एक और टेरिटोरियल डिवीजन बना दिया जाता है। अब ये टेरिटोरियल डिवीजन एक पर्टिकुलर स्टेट का करने के पास राइट किसका है ना, एक पर्टिकुलर एरिया को अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइड करने का राइट, चाहे इंक्रीज करना हो या रिड्यूस करने का राइट एग्जैक्टली किसके पास है। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन योर सेक्शन नंबर 7। देन एक चार्ट बनाएंगे हम खुद, किसका, क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की का। ये चार्ट आप सबके नोटबुक में अच्छे से बना हुआ होना चाहिए और जिस तरीके से उस चार्ट में मैंने उनका स्टैब्लिशमेंट सेक्शन एंड पावर नंबर वाला सेक्शन है ना, जहां पे उनको पावर दे रखी है वो सेक्शन नंबर मेंशन किया है, वैसे ही आपको खुद से चार्ट बनाना है। देन वी आर गोइंग टू मेक अ टैबुलर चार्ट फॉर ऑल द कोर्ट्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है, यहां हम चार्ट बना रहे कोर्ट्स की हायरार्की का, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल सेशन कोर्ट, असिस्टेंट सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड अदरवाइज देन मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। लेकिन टैबुलर चार्ट ऑफ कोर्ट्स का मतलब क्या हो, जितने भी कोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, इनका एक चार्ट बनाएंगे जहां वी आर गोइंग टू सी कि इनकी पावर्स क्या है, इनका स्टैब्लिशमेंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट मतलब जजेस का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कौन कर रहा है, और अगर इनके अंदर कोई स्पेशल कोर्ट्स हैं या स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स हैं तो उनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, कितने टाइम पीरियड तक के लिए होने वाला है, उनके सबऑर्डिनेट्स कौन है, ये पूरा एक चार्ट बनेगा। एंड आई विल लेट यू नो इन टुडेज सेशन आल्सो एंड इन नेक्स्ट सेशन आल्सो दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर ओन चार्ट, ओके। एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू डील विद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट इज सेक्शन नंबर 24, 25 एंड Directorate of Prosecution, that is section number 25A. Okay, so without wasting any time, let's begin with the session. हमने ये कहा कि हमारे इंडिया में कितने क्रिमिनल कोर्ट्स हैं,
तो ये हमें कौन बताएगा? द आंसर इज दैट सेक्शन नंबर 6 ऑफ सीआरपीसी टेल्स यू दैट हाउ मेनी क्रिमिनल कोड्स आर देयर इन इंडिया, और at which place which type of criminal code is going to be there. So opening line आपके सेक्शन नंबर 6 की क्या कहती है, ये सभी स्टूडेंट्स अच्छे से सुनेंगे. It says that apart from your high court and other courts जो कि अदर लॉज के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, हाई कोर्ट और वो लॉज जो कि वो कोर्ट्स जो कि अदर लॉज के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, उनके अलावा हर स्टेट में, in every state we are going to have the following criminal codes. Following criminal codes means 4 types of criminal codes are there. Question aa jaye to you are supposed to mark that there are 4 types of criminal codes. जहां पहला उन्होंने बोला है कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. जब आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात करते हैं, ये विदाउट मेट्रोपॉलिटन एरिया, दैट इज एरिया अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया. लेकिन फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या होगा मैम? मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा. इसको फिफ्थ टाइप ऑफ कोर्ट नहीं माना गया है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दोनों को हायरार्की वाइज देखेंगे तो एक ही लेवल पे है, एक ही लेवल पे है, बस उनका एरिया अलग हो जाता है. दैट इज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया में होते हैं. दैट इज योर सेक्शन नंबर 8. हमने कल ही पढ़ा था, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है. वो एरिया वेयर द पॉपुलेशन एक्सीड्स 10 लाख, 10 लाख, दैट इज 1 मिलियन से ज्यादा अगर पॉपुलेशन आपकी है तो इट विल बी डीम्ड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 8. और सेक्शन नंबर 8 में हमने ये भी पढ़ा था दैट इफ स्टेट गवर्नमेंट वांट्स इट कैन ऑल्टर, रिड्यूस और increase the limits of the metropolitan area, but never for the purpose to decrease the amount of the population. मतलब वो 10 मिलियन की 10 लाख की जो पॉपुलेशन है उसको कम करने के लिए आप किसी भी एरिया की बाउंड्रीज को कम ज्यादा नहीं करेंगे. क्लियर है? सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट मेट्रोपॉलिटन एरियाज. नाउ आई सेड क्रिमिनल कोर्ट्स आर ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट इज कोर्ट ऑफ सेशन. ये कहाँ होता है? ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है. हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन होता ही होता है. क्लियर? Next coming to is judicial magistrate first class, then judicial magistrate second class, then executive magistrate. So remember this, executive magistrate भी criminal courts की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके फंक्शन कैसे होते हैं? इनके फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव इन नेचर होते हैं. ये हमने कहाँ पढ़ा था? दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अंडर सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 4 सब क्लॉज बी. पढ़ के आए हैं वहां पे. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का जब हमने डिफरेंस पढ़ा था तभी हमने समझ लिया कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते क्या है. अब इसका एग्जांपल दूं, अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का डीएम हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, या आपके तहसीलदार हो सकते हैं. तो ये सब किसकी कैटेगरी में आता है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. क्यों इनको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बोला जाता है? बिकॉज इनके फंक्शंस एग्जीक्यूटिव इन नेचर के होते हैं और इनका अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव के द्वारा होता है. जैसे कि यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट कौन करती है? गवर्नमेंट करती है. ये अभी हम पढ़ेंगे जब हम सेक्शन नंबर 21, 22 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है. क्लियर है ये पॉइंट? अब देखो, हमने ये बोला अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, that means can I say that high court has the original jurisdiction in the criminal matters? कोई भी क्रिमिनल मैटर में हाई कोर्ट खुद से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ले सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट नेवर हैज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन अ क्रिमिनल केस. मतलब अगर कोई भी क्रिमिनल मैटर है तो डायरेक्टली कभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाने वाला है. डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकता है या हाई कोर्ट खुद से वहां पे कॉग्निजेंस ले सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट कभी भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अपना क्रिमिनल मैटर्स में नहीं लेती है. इसीलिए आप देखो कभी भी एंटिसिपेटरी बेल हो गया, मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, you will never see parties going directly to Supreme Court. But when it comes to the infringement of fundamental rights, so parties can directly go to Supreme Court also and High Court also. Writ jurisdiction के कैटेगरी में आता है ये jurisdiction हमारा. तो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन थोड़ा नैरो होता है, बट यही रिट जुरिस्डिक्शन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो ज्यादा होता है. रीजन बीइंग कि रिट्स को आप यूज कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को वापस रिस्टोर करने के लिए.
लेकिन ये रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है। लेकिन हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में आप अपने फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच होने पर भी रिट्स लगा सकते हैं और दूसरे और कोई राइट्स के ब्रीच होने पर भी जा सकते हैं। क्लियर? सो सुप्रीम कोर्ट के पास कभी भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है क्रिमिनल केस में। इट ओनली हैज एन एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब क्रिमिनल मैटर्स में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मैटर अपना सुप्रीम कोर्ट में कभी लेके नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब अगर ये पॉइंट क्लियर है तो मैं आपको वापस से बता दूं कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है किसी भी क्रिमिनल मैटर को एंटरटेन करने के लिए। अब ये जो वर्ड बोला है इन्होंने, अदर कोर्ट्स, जो कि अदर लॉ के अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कोई स्पेशल कोर्ट, कोई स्पेशल कोर्ट है जो किसी स्पेशल लॉ के अंडर अगर अगर स्टैब्लिश हुआ है तो वो भी क्रिमिनल कोड की कैटेगरी में आएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ उसका जिक्र कर दिया। अब कितने सारे स्पेशल लॉज हैं जिन्होंने स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, लेकिन उसका जिक्र यहाँ पे सीआरपीसी में करने जाएंगे तो शायद जगह कम पड़ जाएगी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो, हमें पता है, मैं हमेशा से आपको पॉक्सो का एग्जाम्पल देते आई हूँ बिकॉज दैट इज द माइनर लॉ और स्पेशल लॉ जिसमें हमें अपने सारे वो पॉइंट्स मिलेंगे जिसके लिए हमें सीआरपीसी को समझने के लिए जरूरी है। ओके, सो पॉक्सो की बात करूं तो वी नो दैट देयर इज अ स्पेशल कोर्ट जो सिर्फ और सिर्फ पॉक्सो में आए हुए मैटर्स को एंटरटेन करेंगे। तो ये स्पेशल कोर्ट क्या हुआ है? ये वो क्रिमिनल कोर्ट है जो कि इस क्रिमिनल लॉ के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सो दिस इज ऑल्सो अ क्रिमिनल कोर्ट, रिमेंबर दिस थिंग। और जब हम पॉक्सो पढ़ते तो हमको पता है कि वहां पे ये स्पेशल कोर्ट का जो स्टेटस है वो किसके बराबर है? वो कोर्ट ऑफ सेशन के बराबर है, क्योंकि वहां पे जो जज हैं उनको पावर कितना दे रखा है? उनको सेशन जज का पावर दे रखा है। क्लियर? ओके, एंड इफ यू सी वहां पे आपको क्लियरली मेंशन्ड भी है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट बना देगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट में टर्न किया जाता है। तो कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? उसको स्टेट गवर्नमेंट पॉक्सो कोर्ट बना देगा। तो कई बार हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर, जोधपुर, कहीं पर अगर आप, या फॉर एग्जांपल अपने स्टेट में भी अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में गए हैं तो आपने देखा होगा एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट होती है। वहां पे और कोई मैटर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉक्सो के मैटर्स लगते हैं। और वहां के जो जज भी है वो स्पेशल जज होते हैं। उनका लेवल कौन सा होता है? उनका लेवल होता है सेशन जज का। डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज इज फॉर द मैटर ऑफ योर सिविल केसेस। सिविल केस में यही जज क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते हैं। और क्रिमिनल मैटर्स की बात आती है तो वो हो जाते हैं आपके सेशन जज। क्लियर? नाउ अनदर पॉइंट इज कि अब हम समझेंगे टेरिटोरियल डिवीजन कैसे होता है, उसके बाद हम इस हायरार्की पे आएंगे जो मैंने बनाई है एंड व्हिच आई वुड लाइक यू ऑल टू मेक इन योर नोट्स एज वेल। ओके, टेरिटोरियल डिवीजन। एक स्टेट है, एक स्टेट में अगर सिर्फ एक कोर्ट बना देते तो कोई प्रॉब्लम हो जाती क्या? ये कोर्ट सारे मैटर सुन लेता, क्या प्रॉब्लम है? एक बड़ा सा राजस्थान है, एक बड़ा सा मुंबई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है, हम सिर्फ एक कोर्ट बना देते किसी भी एरिया में, एक हाई कोर्ट हो जाता, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये होती कि देयर इज लॉट ऑफ पॉपुलेशन, सबके लिए इनकन्वीनियंस हो जाता एक ही कोर्ट में आने के लिए। और ऑब्वियस बात है कि फिर नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ जजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सब एक ही जगह पर क्लब करने से बेटर है कि हम एक पूरे स्टेट को अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दे, जहां पर पुलिस का भी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड हो जाएगा, जहां पर हमारे कोर्ट्स का भी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड हो जाएगा। सो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 को देखते हैं तो इन्होंने ये बोला दैट स्टेट को हम सेशन डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। हम साथ ही साथ सेक्शन नंबर 7 की रीडिंग भी लगाते जाएंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ आई हैव डिवाइडेड और हाउ आई हैव मेड द चार्ट आउट ऑफ योर सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 ये कहता है दैट एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन। और तो हर स्टेट क्या हो गया है? सेशन डिवीजन हो गया है। सेशन डिवीजन एंड every session division shall for the purpose of this code be a district or consist of districts। तो एक सेशन डिवीजन में या तो एक डिस्ट्रिक्ट हो सकती है या मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। मान लीजिए ये एक सेशन डिवीजन है, जोधपुर सेशन डिवीजन है, जोधपुर सेशन डिवीजन है, तो नॉट नेसेसरी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट आ रही है, और भी डिस्ट्रिक्ट आ सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको ऐसा नोटिफाई करे तो। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा नहीं सोचना है कि एक डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे एक ही सेशन डिवीजन होगी। नॉट नेसेसरी कि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेशन डिवीजन हो, दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स की एक सेशन डिवीजन भी बन सकती है।
रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन हर स्टेट के अंदर सेशन डिवीजन जरूर होने वाला है एंड शेल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स, या तो एक सेशन डिवीजन या बहुत सारे सेशन डिवीजन। अब हमें पता है कि एक स्टेट में बहुत सारे सेशन डिविजन्स होते हैं एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ योर सीआरपीसी बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। या तो सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट होगी या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। अब प्रोवाइजो इसका क्या कहता है, अच्छे से सुनना। प्रोवाइजो कहता है दैट every metropolitan area shall be a separate session division and a district। इन्होंने बोला है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए एक सेपरेट डिवीजन होगा एंड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट होगी। कभी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए सिंगल सेशन डिवीजन नहीं होगा। ये चीज क्लियर रखना, कभी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए सिंगल सेशन डिवीजन नहीं होगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए हमेशा अलग सेशन डिवीजन होता है एंड अलग से उनकी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट होती है। क्लियर पॉइंट। कमिंग टू सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 में इन्होंने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी है। क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी है। क्या पावर दिया है, इन्होंने बोला दैट स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 2 में किसी भी डिवीजन की या उसके डिस्ट्रिक्ट की लिमिट्स को ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ने ही हर स्टेट को सेशन डिविजन्स में डिवाइड किया है। तो अब फॉर द पर्पस ऑफ सीआरपीसी किसी कोर्ट के लिए सेशन डिवीजन, जब हम किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए जब हम सेशन डिवीजन बना रहे हैं, तो उस वक्त उस सेशन डिवीजन की लिमिट्स कम करना, ज्यादा करना, या नंबर ऑफ डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट उस पर्टिकुलर सेशन डिवीजन के लिए चेंज करना, कम करना, ज्यादा करना, ये सारा पावर किसके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 says that state government with the consultation of high court can divide any district into subdivision। किसी एक डिस्ट्रिक्ट को भी वो सब डिविजन में डिवाइड कर सकते हैं एंड ऑल्टर और चेंज द लिमिट्स और द नंबर ऑफ द सब डिविजन्स। आइए पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 7 का सबसेक्शन 2 विद स्टेट्स स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। तो वो इनकी लिमिट्स मतलब इनका ज्यूरिसडिक्शन कम ज्यादा कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर सेशन डिवीजन में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है उसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं, या एक स्टेट के अंदर सेशन डिविजन्स के नंबर भी कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर राजस्थान में 10 सेशन डिविजन है तो मान लीजिए उसको 8 कर सकते हैं या फिर उसको 11 कर सकते हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसका लिमिट्स चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर। सबसेक्शन 3 says state government may after consultation with the high court divide any district into subdivisions। इन्होंने बोला है एक डिस्ट्रिक्ट्स को आगे हम सब डिविजन में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में भी और सेशन डिविजन्स हो सकते हैं। मान लीजिए जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में दो सेशन डिविजन्स हो सकते हैं। जोधपुर में मान लीजिए कोई एरिया मेट्रोपॉलिटन में आ रहा है, कोई नहीं मेट्रोपॉलिटन में, मान लीजिए कोई अर्बन में है, कोई रूरल में है, तो आपको रूरल सेशन डिवीजन अलग मिल जाएगी और अर्बन सेशन डिवीजन अलग मिल जाएगी। तो सब सेक्शन 3 में ध्यान रखना, ये डिस्ट्रिक्ट को आगे फर्दर सब डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमने क्या बोला, हर डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड होगी, सेशन डिवीजन में डिवाइड होगी, लेकिन आगे उस डिस्ट्रिक्ट में हम और डिवीजन करेंगे और वो क्या बोली जाएगी, वो सब डिवीजन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सब डिवीजन माना जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। बोला गया है दैट divide any district into further subdivisions and may alter the limits or the number of such subdivisions। so सही बताएं तो इसका हायरार्की अब देखो कैसे बनेगा स्टूडेंट्स। okay, I'll erase this point over here। yes, now see, इसका हायरार्की ऐसे बनेगा। कोई डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, हर डिस्ट्रिक्ट क्या बनेगी, सेशन डिवीजन बनेगी। क्या बनेगी, सेशन डिवीजन बनेगी। अब इस डिस्ट्रिक्ट के नीचे और क्या हो सकता है, सब डिवीजन होगा। क्या होगा, सब डिवीजन कहा जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जा सकता है, सेशन डिवीजन कहा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इज ऑलवेज सेड टू बी अ सेशन डिवीजन, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका स्टेट गवर्नमेंट एक सेशन डिवीजन बना देगा। एंड इफ द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स तो इस डिस्ट्रिक्ट को आगे और सब डिवाइड करके
सब डिविजन बना देंगे इसके, मतलब इन सब डिविजन्स के लिए भी कोर्ट्स बनाई जा सकती हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट फील्स, तो दो डिस्ट्रिक्ट्स को क्लब करके इन दोनों के लिए एक सेशन डिवीजन बनाया जा सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? दो डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पे सबसेक्शन 1 में पढ़ा, दो डिस्ट्रिक्ट्स को भी मिला के हम एक सेशन डिवीजन उनके लिए बना सकते हैं। एंड इफ गवर्नमेंट फील्स कि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी है तो उस डिस्ट्रिक्ट को और फर्दर सब डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, उन सब डिविजन्स के लिए अलग से कोड बनाई जा सकती है। अंडरस्टूड द पॉइंट? सो दिस इज अबाउट योर सेक्शन नंबर 7, दैट इज टेरिटोरियल डिविजन। ओके, सब सेक्शन 4 देखिए क्या बोल रहा है। द सेशन डिवीजन क्या हो गया, एक तो आपका सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजन्स existing in the state at the commencement of this code shall be deemed to have been formed under this section। जब ये कोड बना, CRPC 1973 जब बना, तब अगर ऑलरेडी कोई सब डिवीजन, सेशन डिवीजन या फिर डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट कर रहा था तो वहां पे हम ये मानेंगे एज इफ these divisions, सब डिविजन्स और सेशन डिविजन्स और द डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 7। ऐसा माना जाएगा जैसे वो सेक्शन नंबर 7 के अंडर ही बने हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। कौन कौन सी हायरार्की है हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स में, हमें ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कौन से आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 125 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। इट कैन बी डेथ, इट कैन बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इट कैन बी और 3 years, 10 years लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इट कैन बी रिग्रेस, इट कैन बी सिंपल और इवन फाइन। ओके, जब हम बात करते हैं पनिशमेंट्स की या सेंटेंसेस की, रेफर योर सेक्शन नंबर 53 ऑफ आईपीसी। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट कहां होता है, हर स्टेट में होता है। हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट कहां होता है, आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अब हाई कोर्ट के पास कितनी पावर है, हाई कोर्ट कैन ऑल्सो पास एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो सेक्शन नंबर 53 ऑफ आईपीसी में मेंशन्ड है। लेकिन ये मेंशन कहां कर रखा है एक्सप्रेसली, सेक्शन नंबर 28 सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी। वहां क्लियरली इन्होंने मेंशन करके दिया है कि हाई कोर्ट कितना पनिशमेंट देगा, दैट इज एनी सेंटेंस। हाई कोर्ट के नीचे आता है हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ऑफ सेशन। क्या आता है, कोर्ट ऑफ सेशन, जिसे हम कहते हैं सेशन जज। कोर्ट ऑफ सेशन में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेशन जज बोलते हैं। यही सिविल के मैटर में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते हैं। ओके, अब कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे या उनके इक्वल मैं कहूं तो होता है एडिशनल सेशन जज। क्या होते हैं, एडिशनल सेशन जज होते हैं, which helps your court of session in completing the task और distribution of the work के लिए। ओके, कोर्ट ऑफ सेशन एंड एडिशनल सेशन जज दोनों ही सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन्ड है। यहां मेंशन्ड है कि यहाँ के कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट कौन करेगा, इन कोर्ट्स को स्टैब्लिश कौन करेगा। ध्यान रखना, दो चीजें हम अलग अलग पढ़ेंगे। एक तो है कि ये कोर्ट को कौन स्टैब्लिश करेगा, और एक होगा कि इस कोर्ट में बैठने वाले जज की अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो दोनों चीजें अलग अलग है। दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश कौन करेगा, और कोर्ट ऑफ सेशन में बैठने वाले सेशन जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है। ये दोनों अलग अलग अथॉरिटीज द्वारा होता है, और जो कि हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। ओके, आफ्टर योर कोर्ट ऑफ सेशन कम्स इज एडिशनल सेशन जज। दोनों की पावर है कि एज पर सेक्शन नंबर 28 सब सेक्शन 2 वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं। बट इफ योर कोर्ट ऑफ सेशन एंड एडिशनल सेशन जज वांट्स टू पास डेथ सेंटेंस, तो उनको ये कंफर्म करवानी पड़ेगी हाई कोर्ट से। और ये कहां कंफर्म होती है, चैप्टर नंबर 28। चैप्टर नंबर 28 में इसका कंफर्मेशन होता है। क्लियर? जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारे हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बाद हम सीधा कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस पर ही आने वाले हैं। एडिशनल सेशन जज के नीचे होते हैं असिस्टेंट सेशन जज। हमेशा ध्यान रखना, एडिशनल पहले आता है, उसके बाद असिस्टेंट आता है। अगर याद नहीं रहे तो देखना, डी पहले आता है, और एस फॉर मींस असिस्टेंट, तो ए और एस बाद में आता है, डी पहले आता है, तो मतलब एडिशनल सेशन जज सुपीरियर होगा एंड असिस्टेंट सेशन जज उसके इंफीरियर होगा। तो असिस्टेंट सेशन जज को कितनी पावर दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ 10 years तक पनिशमेंट दे सकते हैं वो। इट इज गिवन अंडर योर सेक्शन नंबर 28 सबसेक्शन 3। और ये असिस्टेंट सेशन जज का जिक्र कहां कर रखा है, सेक्शन नंबर 10। तो ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट तक का डिविजन।
बट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट्स व्हाट हैपन इज कि कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया है, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो कि अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया है, मतलब उनकी पॉपुलेशन हो सकता है 10 मिलियन से कम, सॉरी 1 मिलियन से कम हो, दैट इज 10 लाख से कम हो, देन इन दैट केस व्हाट। तो पहला डिवीजन हो गया है कि अगर कोई एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा होता है जो हमने सेक्शन नंबर 8 में पढ़ा, अगर कोई एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो सबसे पहले उस एरिया के लिए अपॉइंट होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्या अपॉइंट होते हैं? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसका अपॉइंटमेंट कर रखा है सेक्शन नंबर 17 में, और जिसको पावर कितनी है पनिशमेंट देने की? 7 इयर्स तक की पनिशमेंट वो दे सकते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन नंबर 29 सब सेक्शन 4। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नीचे आते हैं एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उनके नीचे होते हैं। इन दोनों का जिक्र सेक्शन नंबर 16 में कर रखा है। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैज द पावर टू गिव पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैव अ पावर टू गिव द पनिशमेंट अप टू 1 ईयर। इसको हम चेक करेंगे जब सेक्शन नंबर 29(4) को हम जब पढ़ेंगे। ओके, अगर हम आधे दिन मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन आते हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं, जिनको पावर है 7 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट देने की। इसका जिक्र, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है सेक्शन नंबर 12 में। सेक्शन नंबर 12 में देखेंगे कौन अपॉइंटमेंट करता है इनका। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एक वो क्लास है जो कि आपको काफी कम स्टेट्स में देखने को मिलेगी। इससे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास भी हुआ करते थे, बट 1973 के अमेंडमेंट के बाद थर्ड क्लास को अबॉलिश कर दिया गया है। हमने ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट फीचर्स में पढ़ा था। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? सो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कितना पावर है? ही कैन पास अ पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स गिवन अंडर योर सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन 2। सो 1 2 3 29(3) में क्या बोला है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को 1 ईयर तक की पावर है कि वो पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अगर हम देखें तो दे आर एम्पावर्ड टू इम्पोज द फाइन अप टू 10,000 ऑल्सो, जो कि हम आगे और ब्रीफ में जब इनके बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि ये जो आपने डिविजन पढ़ा है, स्पेसिफिकली ये जो हायरार्की पढ़ी है, ये अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि ये हायरार्की आपको हेल्प करेगी चीजों को याद करने में। सो इसी तरीके से आप याद करेंगे कि इंडिया में क्या हायरार्की है कोर्ट्स की। सबसे पहले आता है हमारे पास क्या? सबसे पहले आएगा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट ऑफ सेशन, देन एडिशनल सेशन जज, देन असिस्टेंट सेशन जज। मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात करें तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, देन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एंड फाइनली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरियाज की बात करें तो सबसे ऊपर होते हैं सीजेएम, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एंड देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। सेक्शन नंबर 24 डील करता है पीपी एंड एडिशनल पीपी। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको वर्ड कहीं पर भी एडिशनल दिखे, समझ जाना वो लगभग इक्वल स्तर के हैं, समान स्तर के हैं, इक्वल लेवल पे स्टैंड करते हैं। लेकिन कहीं पर भी पीपी दे रखा और असिस्टेंट पीपी दे रखा तो हमेशा उसके नीचे होता है। सिंपल सा दिमाग में कंसेप्ट याद रखो, लॉयर देखिए हमने, या कोई भी बॉस होता है उसका एक असिस्टेंट होता है, तो हमेशा उससे जूनियर होता है। तो वैसे ही पीपी है, उसके इंफीरियर कौन है? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। वैसे ही कौन होता है? हमने पढ़ा है कोर्ट ऑफ सेशन होता है, कोर्ट ऑफ सेशन के इंफीरियर कौन होता है? असिस्टेंट सेशन जज होता है, और एडिशनल सेशन जज हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज के बराबर होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पढ़ा था। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन के मजिस्ट्रेट के इक्वल लेवल का होता है एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। लेकिन असिस्टेंट्स की बात करेंगे तो हमेशा नीचे आएंगे। वैसे के वैसे पीपी के इक्वल कौन होता है? एडिशनल पीपी, लेकिन असिस्टेंट पीपी हमेशा पीपी के नीचे होते हैं, बराबर। तो होता है ना, कई बार जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो टीचर क्या बोलता है? आप एडिशनल टीममेट्स ले लो, तो वो आपके इक्वल रैंक के होते हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं। और कुछ जो टीम मेंबर्स होते हैं वो टीचर हमें असिस्ट करने के लिए देते हैं कि आप इनकी असिस्टेंट ले लीजिए, तो वो हमेशा आपके इंफीरियर होते हैं। ओके, मतलब रैंक से नीचे होता है। ठीक है, चलो सेक्शन नंबर 24 सेज दैट एक पीपी आपका हाई कोर्ट में भी होता है, एक पीपी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नॉट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलूंगी। ठीक है, अब देखो सेक्शन नंबर 24 ये कहता है कि अगर आप हाई कोर्ट की बात करोगे
तो वहां पर अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। कौन अपॉइंटमेंट करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो वहां अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमेशा और हमेशा स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पीपी या एडिशनल पीपी का। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी है। अब देखो, अगर मैं इनकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो चाहे पीपी हो गया है या फिर एडिशनल पीपी हो गया है, इनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? 7 years ऑफ एडवोकेसी का प्रैक्टिस, एडवोकेसी या प्रैक्टिस इन्होंने कोर्ट में की होनी चाहिए। ठीक है, बात करूं मैं अगर स्पेशल पीपी की, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्हें 10 years का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ सीआरपीसी। लेकिन अगर अदर लॉस की बात करें, पॉक्सो की बात करूं, तो वहां स्पेशल पीपी को कितना ईयर्स का चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 7 years ऑफ प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? एक और आपको पॉइंट दे रखा है कि एक पैनल बनता है। क्या बनता है? एक पैनल बनता है जो कि आपको नेम सजेस्ट करते हैं, जो कि नेम सजेस्ट करते हैं फिट फॉर द रोल ऑफ पीपी और एडिशनल पीपी। अब जब हम बोल रहे हैं कि ये पैनल बनता है, जो पैनल बनता है, ध्यान रखना ये पैनल किसके लिए बनता है? पैनल बनता है डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट में हमें पैनल की जरूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट सीधा हाई कोर्ट जजेस से पूछ लेते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जब पीपी एडिशनल पीपी अपॉइंट करने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक पैनल बनता है। अब इस पैनल को, पैनल में जो लिस्ट है उन पर्टिकुलर लॉयर्स की जो कि फिट है एडिशनल पीपी या पीपी का रोल निभाने के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए, वो लिस्ट प्रिपेयर किसके द्वारा की जाती है? it is prepared by district magistrate in consultation with your session judge. District magistrate in consultation with your session judge, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है चीज? चलो अब हम पढ़ेंगे अपना सेक्शन नंबर 24 अच्छे से। आज के सेगमेंट में ये दो लास्ट सेक्शन ही है जो आपको थोड़े से अच्छे से पढ़ना है। आई नो सेशन हैज गॉन बिट लॉन्ग, लेकिन आई रियली वांटेड कि एक ही स्ट्रोक में हम इस पूरे ही सेगमेंट को फिनिश कर दें। ओके, सेक्शन नंबर 24। फर्स्ट देखो, हमें यहाँ पे 8 सबसेक्शंस तक पढ़ना है। कहां तक? नॉट 8, 9 सबसेक्शंस तक पढ़ना है। फर्स्ट सबसेक्शन पढ़ रही हूं। इट सेज फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो बेसिकली अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के साथ कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट किसी हाई कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे आल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पीपी फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि कई बार सेंट्रल का जो केस है, सेंटर का जो केस है, वो आपको हाई कोर्ट में भी डिफेंड करने को हो सकता है। तो उस केस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से हाई कोर्ट की परमिशन या कंसल्टेशन के साथ एक पीपी या एडिशनल पीपी अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, सबसेक्शन 2, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पीपी फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ केस और अ क्लास ऑफ केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। क्या बोला है इन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। ये कहता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे आल्सो अपॉइंट एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर डिस्ट्रिक्ट। सो अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी तो क्या है? दे शैल अपॉइंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है? दे मे अपॉइंट। अब देखो, मैं इसका चार्ट थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इट मे अपॉइंट, लेकिन किसको अपॉइंट करेगा? सिर्फ और सिर्फ पीपी को। चाहे तो अपॉइंट कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको तो अपॉइंट करना ही करना है डिस्ट्रिक्ट के लिए, शैल अपॉइंट। ये पीपी भी अपॉइंट कर सकते हैं और एडिशनल पीपी भी अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन सब सेक्शन 2 ने ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर पीपी ओनली। सिर्फ और सिर्फ पीपी को ही अपॉइंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने पावर दिया है। कहां पर? फॉर द केस ऑफ क्लास इन एनी डिस्ट्रिक्ट, किसी डिस्ट्रिक्ट में या लोकल एरिया में। क्लियर? तो ये हो गए हमारे तीनों सबसेक्शन। प्रोवाइसो क्या कहता है सबसेक्शन 3 का? प्रोवाइडेड that the public prosecutor or additional public prosecutor appointed for one district may also be appointed as a public prosecutor or APP
फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट, जो आपके एक डिस्ट्रिक्ट में पीपी या एपीपी को अपॉइंट किया गया, दैट कैन बी अपॉइंटेड फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो. वेरी इजी एंड अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज. सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो अच्छे से क्या कहता है. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट shall in consultation with the session judge prepare a panel of the names of person who are in his opinion fit to be appointed as a public prosecutor or APP for district. तो मैंने क्या बोला, एक पैनल प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें ऐसे लोगों के नाम की लिस्ट होगी जो कि फिट होंगे पीपी या एपीपी के अपॉइंटमेंट के लिए. कहां पर? डिस्ट्रिक्ट में. और ये पैनल्स की जो लिस्ट है वो प्रिपेयर किसके द्वारा होगी? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है. क्लियर? मैं इस पॉइंट को थोड़ा अलग ही कर देती हूं. ओके, दिस इज योर कंप्लीट डिफरेंट पॉइंट. ठीक है, एक पैनल बनाया जाएगा जो नाम जिसके अंदर नाम होंगे पीपी या एपीपी के ऐसे जो कि डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड है, और ये लिस्ट बनाने का काम किसका है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद योर session judge. Clear? Coming to subsection 5, it says no person shall be appointed by state government as PP or APP unless his name appears on the panel. जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने पैनल में लिस्ट बनाई है, अगर उस पे नाम नहीं है उनका, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसको पीपी या एपीपी के लिए अपॉइंट नहीं करेंगे डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, वेरी इजी. सबसेक्शन 6, notwithstanding anything contained under subsection 5. सबसेक्शन 5 में अगर कुछ भी लिखा है, okay, notwithstanding anything contained under subsection 5, wherein a state there exists a regular cadre of prosecuting officers. अगर subsection 6 क्या कहता है? अगर किसी स्टेट में एक रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स है, एक रेगुलर कैडर है जो कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पीपी और एपीपी ओनली अमंग द पर्संस कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैडर. अगर किसी स्टेट में ऑलरेडी वो कैडर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें पैनल्स की जरूरत कहां है? तो फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट उसमें से पीपी या एडिशनल पीपी को सिलेक्ट कर लेंगे. दैट इज इट. फिर से अलग से हमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद सेशन जज को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप पैनल बनाइए. ओके, नेक्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है? प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट no suitable person is there in the cadre for the appointment, that the government may appoint a person as a PP or APP as the case may be from the panels of the name prepared by the district magistrate under subsection 4. तो ये पैनल कहां बन रहा है? subsection 4 में बन रहा है. 5 ने क्या बोला कि कोई भी ऐसा PP या APP अपॉइंट नहीं होगा जिसका नाम पैनल में नहीं है. लेकिन subsection 6 क्या बोलता है कि अगर आप पैनल को छोड़ो, अगर एक रेगुलर कैडर है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें से उठा लेगा. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को लगता है इस रेगुलर कैडर में ऐसा कोई भी सूटेबल हमारा पीपी या एपीपी बनने के लिए नहीं है, तो वो सीधा उस पैनल के पास चले जाएंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सेशन जज के साथ मिलके बनाया है, और फिर वहां से अपना पीपी या एपीपी अपॉइंट कर लेंगे. ओके, अब इन्होंने बोला है रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझना, एग्जाम में हो सकता है आपको जनरल नॉलेज के लिए पूछा जा सके. रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मींस cadre of prosecuting officer which includes therein post of public prosecutor by whatever name called and which provides for promotion of assistant public prosecutor by whatever name called. तो उनका एक कह सकते हैं कि एक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का एक ग्रुप होता है वहां पे जो कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के प्रमोशन के लिए बनाया जा रहा है ना, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए बनाया जा रहा है, जैसे हम एपीपी बोलते हैं जो कि एग्जाम्स के थ्रू भी आते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मतलब क्या है? मींस पर्सन by whatever name called appointed to perform the function of a public prosecutor and additional public prosecutor or assistant public prosecutor. So prosecuting officer का मतलब क्या होता है? जिसको बुलाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, मतलब कि गवर्नमेंट की साइड से वो केस फाइट करने के लिए, जो कि या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जा सकता है या फिर आपका एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जा सकता है या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको हम बोल सकते हैं. क्लियर है ये पॉइंट? सेक्शन नंबर 24 डील्स ओनली एंड ओनली विद पीपी एंड एडिशनल पीपी. असिस्टेंट पीपी 25 में दे रखा है, तो कभी भी 24 के सामने वर्ड असिस्टेंट तो यूज ही नहीं करना. असिस्टेंट किस में यूज कर रहा है? सेक्शन नंबर
5 में, ओके। सबसेक्शन 7 देखो क्या कहता है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पीपी और एपीपी अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 if he has been in practice for not less than 7 years। तो ये पॉइंट कहाँ है, सबसेक्शन 7 में। आगे देखो सबसेक्शन 8 क्या कहता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट may appoint for the purpose of the case or the classes of the cases a person who has been in practice as an advocate not less than 10 years as a special pp। तो स्पेशल पीपी के लिए 10 years का एक्सपीरियंस जरूरी है। किसका एक्सपीरियंस, एडवोकेसी का एक्सपीरियंस। अब देखो इन्होंने कोई कोर्ट मेंशन नहीं किया है, ये नॉट नेसेसरी कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जज बनना है तो 10 इयर्स का प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में होना जरूरी है, वैसा कुछ नहीं बोला है इन्होंने कि एक पर्टिकुलर ऐसे कोर्ट में होना चाहिए। बस आपको प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए, 10 साल तक के लिए आपने केसेस को फाइट किया होना चाहिए, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल पीपी के रूप में नियुक्त कर देगा। क्लियर है। कमिंग टू लास्ट सबसेक्शन दैट इज सबसेक्शन नंबर 9 which says that, चलो प्रोवाइजो पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट आप सेक्शन नंबर 301 के साथ पढ़ेंगे। एक बहुत ऑब्वियस पॉइंट आपके दिमाग में जरूर आता होगा दैट मैम, मान लीजिए हमने यहाँ पे विक्टिम को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया है ना, सरकारी वकील दिया। अब विक्टिम उस गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है कि नहीं ये वकील साहब उस तरीके से केस लड़ ही नहीं रहे हैं जैसे हम चाहते हैं, या ये तो वो पॉइंट्स बोल ही नहीं रहे। तो क्वेश्चन कम्स, कैन अ विक्टिम एंगेज देयर प्राइवेट लॉयर? क्या वो खुद से अपना लॉयर एंगेज कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, दे कैन। तो उस वक्त जब कोर्ट के सामने जाएंगे तो पीपी साहब भी साथ में जाएंगे और साथ ही साथ उनका लॉयर भी साथ जाएगा। अब आपने प्रैक्टिस में जनरली देखा होगा कि अगर विक्टिम खुद का लॉयर कर लेता है तो पीपी साहब सिर्फ कभी कभी जांच पड़ताल करने आ जाता है कि मैटर कहां तक पहुंचा है, बाकी अपनी दुनिया में रहते हैं वो, और वो प्राइवेट लॉयर उस विक्टिम का केस फाइट करता है। एंड जनरली यू हैव सीन कि many of the victims do engage their own choice of lawyer और private lawyers। अब ये कौन सा सेक्शन है जो कि पावर देता है विक्टिम को अपना खुद का लॉयर एंगेज करने के लिए? इट इज सेक्शन नंबर 301 ऑफ सीआरपीसी। आ जाइए सेक्शन नंबर 301 पे, सेक्शन नंबर 301 को पढ़ेंगे which says कि कब एक लॉयर को, प्राइवेट लॉयर को एंगेज किया जा सकता है और कब वो अपनी साइड से चीजें रख सकता है। सेक्शन 301 says appearance by public prosecutor or assistant PP in charge of a case may appear and plead without any written authority from the court the case under the trial, appeal or inquiry। तो पीपी और एपीपी को कोई कोर्ट की रिटन परमिशन की जरूरत नहीं है, वो कभी भी कोर्ट के सामने आके अपीयर हो सकते हैं। सबसेक्शन 2 says if in any such case any private person instructs a pleader to prosecute any person, मतलब कि अगर विक्टिम ने बोल दिया, किसी भी पर्सन ने बोल दिया कि आप मेरे प्राइवेट लॉयर, एज इन प्राइवेट लॉयर कोर्ट के सामने आर्ग्यू करेंगे, prosecute any person in court, the public prosecutor or APP in charge of the case shall conduct the prosecution। even if आपका प्राइवेट लॉयर आपने एंगेज कर रखा है लेकिन वहां पे केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए खड़ा कौन रहेगा? पीपी और एपीपी खड़ा रहेगा। एंड द प्लीडर जो आपने एंगेज किया है, so instructed shall be therein under the direction of PP and APP। तो वो जो आपका प्राइवेट लॉयर है वो किसके डायरेक्शंस के अंडर एक्ट करेगा? पीपी या एपीपी के अंडर एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, रियलिटी भी अभी बताऊंगी मैं आपको। एंड मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट सबमिट अ रिटन आर्ग्यूमेंट आफ्टर द एविडेंस इज क्लोज इन द केस। तो एक बार पीपी एपीपी साहब और डिफेंस लॉयर ने अपने एविडेंसेस दे दिए हैं, उसके बाद ही प्राइवेट लॉयर अपनी साइड से रिटन आर्ग्यूमेंट देगा कोर्ट के सामने। अब देखो प्रैक्टिस में ये चीजें बहुत अलग है। प्रैक्टिस में वी हैव सीन कि ज्यादातर एपीपी और जो पीपी होते हैं वो बेसिकली प्राइवेट लॉयर्स की सुनते हैं, एंड पीपी और एपीपी अपना थोड़ा धीमे धीमे चलते हैं, मैटर देखा नहीं देखा। अब दे नो कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, सो दे आर हैप्पी टेकिंग दैट अमाउंट। बट जब आपने प्राइवेट लॉयर कर लिया है और प्राइवेट लॉयर को विक्टिम ने इतनी फीस दी है, तो जनरली प्राइवेट लॉयर अपने हिसाब से केस को कंडक्ट करते हैं। एंड जहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज की बात आती है, चाहे वो सिग्नेचर हो, अप्रूवल हो, तो पीपी और एपीपी को डेफिनेटली वहां बुलाया जाता है। दिस वी हैड एक्सपीरियंस व्हेन वी वर prosecuting a case
under your POCSO Act. तो POCSO Act में when we were defending a victim and that victim belonged to a very renowned family, उनके family में से already chief justice वगैरह थे, so matter वहीं से कुछ था POCSO का. So that was the point where a PP was allotted to them under the POCSO code. उसके बावजूद they had hired a very big private lawyer. हाँ, तो आई वॉज वर्किंग विद माई सीनियर्स. तो उस केस में हमने देखा, पहली दफा तब देखने को मिला कि अच्छा ये पीपी साहब है. एंड पीपी साहब का पूरे 3-4 महीने के दौरान मैंने शक्ल नहीं देखी थी. जिस दिन जजमेंट डिलीवर हो गया था एंड वी वर कमिंग आउट ऑफ द कोर्ट, जो कि हमारे फेवर में आया था, व्हेन वी वर वॉकिंग आउट ऑफ द कोर्ट, दैट वन लॉयर केम एंड मेट माई सीनियर. तो जब वो चले गए ना, आया माई सीनियर कि ये सर कौन थे, दे सेड इस केस के पीपी साहब थे. मैंने बोला 4 महीने तक तो ये दिखे ही नहीं. दैट इज व्हेन ही सेड दैट पीपी के साथ हम लोग एज अ प्राइवेट लॉयर्स एंगेज थे. एंड जब प्राइवेट लॉयर्स को एंगेज कर देते तो पीपी साहब का जनरली रुझान ये रहता है कि वो शांति से बैठ जाते, वो प्राइवेट प्रोसिक्यूटर्स को या फिर प्राइवेट लॉयर्स एडवोकेट्स को प्रोसीड करने के लिए अलाउ कर देते हैं. ठीक है, क्लियर. सो प्रैक्टिस में इट इज वेरी डिफरेंट दैट private advocates or the very senior advocates, experienced advocates, or very high-fi lawyers who charge very high amount, उनको जनरली बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल अथॉरिटी माना जाता है, या वो एक ऐसा ट्रेडिशन होता है कि वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है. ओके, सो अंडर योर सेक्शन 301 एंड प्राइवेट एडवोकेट ऑफ द चॉइस ऑफ द विक्टिम कैन बी हायर्ड. लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रिटन आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं. राइटिंग में अपनी साइड का आर्ग्यूमेंट देंगे व्हेन द एविडेंसेस आर क्लोज्ड. व्हेन द एविडेंसेस आर क्लोज्ड मतलब एक बार एविडेंस दे दिए तो अब आप अपना रिटन स्टेटमेंट दे सकते हैं, प्राइवेट एडवोकेट. ओके, क्लियर. बट प्रैक्टिस में अलग है. प्राइवेट एडवोकेट जम खम के अपनी साइड से आर्ग्यूमेंट करते हैं. सो दिस वाज योर सेक्शन नंबर 24. मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 25, जो कि बात करता है किसकी, बात करता है असिस्टेंट पीपी की. अब असिस्टेंट पीपी मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि पीपी के सबऑर्डिनेट्स होते हैं. तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहां होते हैं, ये होते हैं हमेशा डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं. कहां प्रैक्टिस करते हैं ये, इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स. ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हो सकते हैं. अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इनकी अपॉइंटमेंट करती है. अब देखो सबसेक्शन 1 आई एम रीडिंग, इट सेज, नेक्स्ट स्लाइड पे ही चल लेंगे हम. ओके, सेक्शन नंबर 25 दैट इज योर असिस्टेंट पीपी. स्टेट गवर्नमेंट, क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. किसको अपॉइंट करेगी, असिस्टेंट पीपी को. कहां के लिए अपॉइंट करेगी, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर असिस्टेंट पीपी फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट. कहां पे, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन करना है तो असिस्टेंट पीपी आ सकते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स में हमेशा कौन होते हैं, असिस्टेंट पीपी होते हैं. जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन में एडिशनल सेशन जज, दैट इज एडिशनल सेशन कोर्ट, या फिर असिस्टेंट सेशन कोर्ट में कौन होते हैं, एडिशनल पीपी होते हैं या पीपी होते हैं. लेकिन बात करूं अगर मैं कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स की, दैट इज CMM, MM, CJM, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो यहाँ पे कौन होते हैं, यहाँ पे हमेशा हमारे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं. क्लियर द पॉइंट. एडिशनल पीपी और पीपी हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज के सामने होते हैं. आपके असिस्टेंट पीपी हमेशा कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट दैट इज चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सॉरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के सामने हमेशा असिस्टेंट पीपी होते हैं. एंड हाई कोर्ट में भी एडिशनल पीपी या पीपी होते हैं. सेक्शन नंबर 25 में ये तो बोला सबसेक्शन 1 में. अब सबसेक्शन 2 में क्या बोला, सबसेक्शन 2 में इन्होंने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर assistant PP for the purpose of conducting any case or classes of case in the court of magistrate. तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपॉइंट कर सकती है. लेकिन फिर से यही बात हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए वर्ड यूज हुआ है शैल और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वर्ड यूज हुआ है मे. मतलब ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है असिस्टेंट पीपी को अपॉइंट करने की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिस्क्रिशनरी है. ओके, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 3, no police officer shall be eligible to appoint as an assistant public prosecutor. Write down a question in your notebook that, write down a question जिसका आंसर है
सेक्शन नंबर 25 के सब सेक्शन 2 में। क्वेश्चन है, कैन पुलिस ऑफिसर बी appointed be appointed as assistant public prosecutor? Question is, can a police officer be appointed as assistant public prosecutor? Yes or no? तो इसका आंसर दो जगह मिलेगा आपको। 25 का सबसेक्शन 2 बोलता है नो, 25 का सबसेक्शन 3 बोलता है यस। So 25 का 2 is general rule which says that no police officer can be appointed as an assistant public prosecutor, but 25 subsection 3 says that an assistant public prosecutor के लिए हम पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो ये दो कंडीशंस को फुलफिल करे, दो कंडीशंस को फुलफिल करे। अब वो दो कंडीशंस क्या हैं? वो दो कंडीशंस क्या हैं? Subsection 3 says where no assistant public prosecutor is available, क्या है? If no assistant PP is available, तो फिर हम पुलिस ऑफिसर को एज एन असिस्टेंट पीपी अपॉइंट कर सकते हैं। When no assistant public prosecutor is available for the purpose of a particular case, the district magistrate, तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस, किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड। किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें पुलिस ऑफिसर भी आ सकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर तब अपॉइंट नहीं किया जाएगा इफ he has taken the part in the investigation into the offense with respect to which the accused is being prosecuted. तो क्या मैं इसको ये ले सकती हूं? If he has not been a part of investigation into the offense जहां पे अक्यूज को ट्राई किया जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। एंड सेकेंड, इफ ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, तो इसको मैं उल्टा करूं, इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को उल्टा कर दिया है क्योंकि हमने आंसर किस में दिया है? यस में। जनरल रूल 25 सबसेक्शन 2 बोलता है नहीं अपॉइंट कर सकते, सबसेक्शन 3 ये बोल सकता है किसी भी पर्सन को आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट कर सकते हो प्रोवाइडेड कि जब आप पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हो तो ये मेक श्योर करना है कि आपका पुलिस ऑफिसर तब असिस्टेंट पीपी के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता जब उसने खुद उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन किया है जिस मैटर में उस अक्यूज के लिए आप उसको पीपी बनाना चाह रहे हो, या फिर अगर वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे है, तो इन दोनों ही केस में हम क्या नहीं करेंगे? उस पर्सन को उस पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पीपी के रूप में अपॉइंट नहीं करेंगे। लेकिन इसको मैं उल्टा करूं तो हम हर उस केस में पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं अगर उसने उस केस के अक्यूज का मैटर इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर वो इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो नहीं है, मतलब ऊपर है, तो हम उसको असिस्टेंट पीपी के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए किसी भी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं, और उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है। आपको और मुझ जैसे लोगों को भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट असिस्टेंट पीपी के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि द वर्ड एनी पर्सन हैज बीन यूज्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब चलेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब ये डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या है? देखो, जो हमारे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं इनका भी खुद का एक डायरेक्टोरेट होता है। अब ये एक हाई कोर्ट लेवल पर भी होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है। तो दोनों की हायरार्की बताइए कि अगर हाई कोर्ट की बात करोगे तो उस डायरेक्टोरेट में आपका सबसे ऊपर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटर रहेगा, उसके नीचे हाई कोर्ट में पीपी रहेगा, फिर एडिशनल पीपी रहेगा और फिर स्पेशल पीपी रहेगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो सबसे ऊपर आपका वहां पर भी डायरेक्टोरेट ऑफ
प्रोसिक्यूटर रहेगा, उसके बाद आपका पीपी रहेगा, फिर एडिशनल पीपी रहेगा और स्पेशल पीपी रहेगा। अब आप पूछोगे मैम इसमें से असिस्टेंट पीपी कहाँ गया? अरे असिस्टेंट पीपी आएगा कहां से, क्योंकि अभी हमने बोला कि असिस्टेंट पीपी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स में होता है, और यहाँ पर तो हम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है? कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, सॉरी असिस्टेंट सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज, बात खत्म। इसीलिए यहाँ पे आपको असिस्टेंट पीपी नहीं दिख रहा है, क्योंकि असिस्टेंट पीपी इज अ पार्ट ऑफ कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। असिस्टेंट पीपी हमेशा कहाँ अपियर होते हैं? कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स पे। और एडिशनल पीपी और पीपी कहाँ अपियर होते हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अपियर होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशंस में अपियर होते हैं, या फिर हाई कोर्ट में भी अपियर होते हैं। ओके, 25A सेज डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। सबसे पहले देखो सबसेक्शन 1 क्या कहता है। सबसेक्शन 1 ये कहता है दैट स्टेट गवर्नमेंट, पहले ये देखो, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को स्टैब्लिश कौन करता है? इसको स्टैब्लिश किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट में स्टैब्लिश अ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एज मेनी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो इसमें होते कौन कौन है? एक तो होता है इसका डायरेक्टर, दूसरा होता है डेप्यूटी डायरेक्टर। कौन होता है? डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये हो गया सबसेक्शन 1। स्टैब्लिशमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कॉम्पोजिशन में पहले आता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और उनके नीचे कौन होता है? डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। Subsection 2 says that a person shall be eligible to be appointed as director of prosecution or deputy director only if has been an advocate for not less than 10 years। तो मैं एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं, एलिजिबिलिटी की बात करूं, दोनों के एलिजिबिलिटी की, चाहे वो डायरेक्टर है या डेप्यूटी डायरेक्टर है, कितना इयर्स का प्रैक्टिस होना चाहिए? 10 years of practice and such appointment shall be made with the concurrence of the chief justice of high court। मतलब कि यहां पे अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी? अपॉइंटमेंट की जाएगी शैल बी मेड विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों की कंसल्टेशन के साथ हम ऐसा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट करने वाले हैं। अब सबसेक्शन 3 में क्या बोला? सबसेक्शन 3 में बोला हेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ओके, हेड ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। सो जो हमारे डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो हेड होगा वो हो जाएगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। तो अगर मैं बोलूं कि इनका कंट्रोल किसके अंडर होगा, इट विल बी द होम मिनिस्ट्री। कौन है? होम मिनिस्ट्री। ये जो बोला है ना होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, इट इज द होम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ध्यान रखेंगे सारे स्टूडेंट्स, होम मिनिस्ट्री या होम डिपार्टमेंट की बात करें तो इट मींस होम होम मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्लियर है ना? कुछ भी हाइड नहीं हो रहा पीछे। ओके, सबसेक्शन 4 देखो, एवरी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला है दैट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन पहले आएगा और उसके नीचे आएगा हमारा डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, बराबर। सबसेक्शन 5 इट सेज एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, additional public prosecutor or special PP appointed by state government under subsection 1 or subsection 8 of 24 to conduct the case in a high court shall be subordinate to the director of prosecution। so देखो ये हमारा हायरार्की बना है, क्लियर है चीज? आपके डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के नीचे होने वाले हैं डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। फिर इन्होंने जो सबसेक्शन 6 में बात की है, सबसेक्शन 6 में इन्होंने हाई कोर्ट के बारे में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात की है, ठीक है, और सबसेक्शन 5 में हाई कोर्ट के बारे में। सबसेक्शन 5 हाई कोर्ट, सबसेक्शन 6 डिस्ट्रिक्ट। सबसेक्शन 5 में वापस पढ़ रही हूं, एवरी पीपी, एडिशनल पीपी and special PP appointed by state government under subsection 1 and subsection 8 of 24 to conduct cases in high court shall be subordinate to director of prosecution, बराबर। सेक्शन नंबर 6 में सेम कहानी बोली है, बस इन्होंने बोला कंडक्ट इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एवरी असिस्टेंट पीपी जिसका अपॉइंटमेंट 25 में हो रहा है shall be subordinate to deputy director ऑफ प्रोसिक्यूशन। मतलब यहां पे हमें और क्या ऐड करना है? असिस्टेंट पीपी को भी इन्होंने ऐड कर दिया है, जो कि सेक्शन नंबर
25 में जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा है वो सब हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर के अंडर होने वाले हैं। ओके, subsection 7, the powers and functions of the director of prosecution and deputy director of prosecution and areas for which each deputy director of prosecution has been appointed shall be as जो कि state government बताए। तो आपका subsection 7 ये बोलता है कि functions कौन बताएगा, functions हमारी state government बताएगी, deputy director of prosecution के लिए भी और उसके superior director of prosecution के लिए भी। subsection 8 क्या कहता है, subsection 8 says that the provision in this section shall not apply to advocate general of state while performing the functions of PP। तो हमारा सेक्शन नंबर 25A किस पे अप्लाई नहीं होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पे अप्लाई नहीं होगा while he is performing the functions of PP। so this is how you have to study your section number 25। clear, सेक्शन नंबर 25, ऑल द पॉइंट्स क्लियर। अब देखो, अगर मैं डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करूं, है ना, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करूं तो ये जनरली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार सेक्शन नंबर 25A को वापस से अच्छे से समझ लो। मैं इसकी हायरार्की बना रही हूं। सबसे ऊपर होता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर आता है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्लियर, उसके बाद हमारी क्लास डिवाइड होती है, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, है ना, दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो अगर हाई कोर्ट में देखें तो सबसे पहले आएंगे पीपी, उसके बाद आएंगे हमारे एडिशनल पीपी, फिर आएंगे हमारे कौन, स्पेशल पीपी। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सबसे पहले आएंगे हमारे पास पीपी, फिर आएंगे हमारे एडिशनल पीपी, फिर आएंगे स्पेशल पीपी एंड यहीं पर साथ में और कौन आते हैं, असिस्टेंट पीपी, जिनकी अपॉइंटमेंट हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर 25 में। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटिस्ड, फर्स्ट इज कि इनका इनका स्टैब्लिशमेंट कौन करता है, स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा होता है, स्टेट गवर्नमेंट इनका स्टैब्लिशमेंट करती है। ये आपका सबसेक्शन 1 में दे रखा है। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा इनकी एलिजिबिलिटी, क्या पढ़ा, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 10 years एक्सपीरियंस चाहिए। थर्ड हमने बोला है कि इनका कंट्रोल कौन करेगा, इनका कंट्रोल किसके द्वारा होता है, हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, एंड होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, होम मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इनका सबऑर्डिनेशन, और सबऑर्डिनेशन कहां दे रखा है, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6, तीनों ही सबसेक्शन में इनके सबऑर्डिनेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, सबऑर्डिनेशन की बात की गई है। ओके, मूविंग ऑन टू योर सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 7 में इन्होंने क्या बोला कि इनके फंक्शंस कौन निर्धारित करेगा, हु इज गोइंग टू डिसाइड देयर फंक्शंस। तो फंक्शंस कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे फंक्शंस चाहे आपके डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया या फिर डेप्यूटी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया है, इन दोनों के ही फंक्शंस डिसाइड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ओके, एंड सेक्शन नंबर 8 ने बोला है कि सेक्शन नंबर 25 में कुछ भी मेंशन्ड है तो वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पर अप्लाई नहीं करेगा। कब नहीं अप्लाई करेगा, जब वो पीपी की भूमिका निभा रहे हैं तब। देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो आज का हमने सेशन पढ़ा है इसमें सब सेक्शंस थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, सब सेक्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 28, सेक्शन नंबर 29 एंड सेक्शन नंबर 24 एंड सेक्शन नंबर 25A। इन 4 सेक्शंस के सब सेक्शन वाइज पॉइंटर्स बनाना, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिकली प्रिलिमिनरी जुडिशरी पॉइंट से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इन सभी को, थोड़ा सेशन लंबा है लेकिन सेशन खत्म होने के बाद ही इमीडिएटली इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, इजी रहेगा। और ये अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे की चीजें समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं केसेस को कैसे हम ट्रांसफर करते हैं, केसेस को हम कैसे विड्रॉ करते हैं, अपील कहां से कहां जाने वाली है, आपके कॉग्निजेंस लेने का पावर किसको है। तो ये अगर आपको हायरार्की समझ नहीं आई तो आपको नहीं समझ आएगा कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को क्यों ट्रांसफर कर रहा है, सिर्फ इसी कोर्ट को क्यों ट्रांसफर किया, क्या पावर्स है क्या पावर्स नहीं है। सो मेक श्योर कि रेंज याद होने के साथ साथ आपको इन सारे कोर्ट्स की हायरार्कीज
फंक्शंस और इनके सेक्शंस, अपॉइंटमेंट्स, इनका jurisdiction, इनके establishment codes, सब कुछ अच्छे से पता है. So that was all in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much.